चैप्टर नंबर 7 बेटा पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बुक का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो टर्म होती हैं बेटे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में फर्क क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम पहले भी 3 पार्टनर्स थे बेटे, आज भी 3 पार्टनर्स हैं, बट पीएसआर चेंज होगी। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, राइट। अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई तो मैं कहूंगा हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, नई पार्टनरशिप बन गई, नया एग्रीमेंट बन गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन केसेस के अंदर भी हमारी पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर चैप्टर नंबर 3, एडमिशन चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट चैप्टर नंबर 5 और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर नंबर 6। ये सारे चैप्टर हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशनशिप है इन सारे चैप्टरों में खत्म हो जाता है, पुराना रिलेशनशिप और नया रिलेशनशिप आता है, राइट। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर फर्म ही खत्म हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। ये चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी बिजनेस ही क्लोज करना है बेटा हमने। अगर आप लोगों को अपना बिजनेस क्लोज करना है तो ऐसे ही नहीं कि बेटा शटर बंद किया और घर चल दिए। अगर आपको अपनी पार्टनरशिप को क्लोज करना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे भाई? बेटा हमारे पास बैलेंस शीट होगी। आप बैलेंस शीट का मतलब समझते हो? बैलेंस शीट में एक साइड में हमारे पास एसेट्स होंगी, एक साइड में हमारे पास लायबिलिटीज होंगी। ठीक है, लायबिलिटीज 2 प्रकार की होंगी, एक इंटरनल लायबिलिटी होंगी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होंगी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब मालिक लोगों का पैसा होगा। मालिक लोगों का पैसा कौन सा होता है? कैपिटल और रिजर्व्स। और बाहर के लोगों का पैसा होगा। बाहर के लोगों का पैसा कौन सा होता है? लोन वगैरह, समझ गए आप, क्रेडिटर्स वगैरह। ठीक है, और एक एसेट्स होंगी। एसेट भी 2 प्रकार की होती है, एक टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, और इनफैक्ट 3 प्रकार की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, अब मेरे पास बैलेंस शीट है और मैं अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे आगे बिजनेस नहीं करना, तो मुझे बताओ सबसे पहले पैसा किसका दिया जाएगा? मालिक लोगों का देंगे या बाहर के लोगों का देंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल डेट्स को पहले चुकाया जाएगा। अगर उसके बाद कुछ बचता है तो फिर मालिक लोगों को मिलेगा, अदरवाइज मालिक लोगों को नहीं मिलेगा। तो रूल क्या है बेटा? जितनी भी एसेट्स है हमारे पास, जितनी भी एसेट्स है उनमें से आप ये देख लो कौन सी एसेट मार्केट में सेल हो सकती है। जितनी भी एसेट हैं जो मार्केट के अंदर बेची जा सकती हैं वो सारी एसेट बेची जाएंगी। उनके बाद जो पैसा हमारे पास आएगा, जितनी भी बाहर की लायबिलिटी है सबको पे किया जाएगा, और उसके बाद अगर हमें कुछ बचता है तो किसको बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब बेटा मेरे बिजनेस के पास 50 एसेट है, 30 लायबिलिटी है, तो 50 एसेट को इंडिविजुअली देखूं प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बेचने पे, या एक काम करते एक साथ देख लिया जाए। मेरे पास एक कंप्यूटर है एसेट में, उस कंप्यूटर की वैल्यू एसेट में ओनली 7000 रहेगी। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में कंप्यूटर कितने का लिखा है? ओनली 7000, और वो मैंने 12000 में बेच दिया, 12000 में। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 3000 का प्रॉफिट हुआ ना। तो ऐसे ही बहुत सारी एसेटों पे प्रॉफिट भी होगा सेल करने से, और कुछ एसेट पे लॉस भी होगा। ऐसी कुछ लायबिलिटी पे लॉस भी हो सकता है और कुछ एसेट्स पे लायबिलिटी पे प्रॉफिट भी हो सकता है। अब कैसे, क्या एक एक एसेट का प्रॉफिट लॉस बांटूं मैं पार्टनर्स को? बेटर क्या होगा, हम सारी एसेट का और सारी लायबिलिटी का लॉस प्रॉफिट इकट्ठा निकालते हैं, जिसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकालते थे। रिवैल्यूएशन में भी आप बेटा एक एक एसेट का प्रॉफिट नहीं बांटते थे, सारा एक साथ करते थे ना रिवैल्यूएशन में। इसमें भी एक साथ करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में उस अकाउंट का नाम रिवैल्यूएशन नहीं होगा, क्यों? हम रिवैल्यू नहीं कर रहे, हम तो अपनी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब हम रिवैल्यू नहीं कर रहे, इसलिए उस अकाउंट का नाम रखा जाएगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन का मतलब होता है रियलाइज करना, मतलब बेचना। यानी ये एक ऐसा अकाउंट है
जिस अकाउंट के अंदर सारी एसेट आ जाएंगी, सारी लायबिलिटी आएंगी और सारी एसेट को फिर इस अकाउंट से बेचा जाएगा। आपको सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या मतलब हुआ? मान लो बेटा ये एक पूल है, इस पूल का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नाम हम रख लेते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, कभी तुम सोचो ऐसे ही बना के आना है, रियलाइजेशन अकाउंट। इस पूल का नाम हमने रियलाइजेशन अकाउंट रख लिया, यानी बिजनेस के पास जितनी भी एसेट है बैलेंस शीट में, सारी एसेट्स को जो बेच सकते हैं बेटा, उन सारी एसेट्स को बैलेंस शीट से उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे। जितनी भी बाहर की लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है, सारी लायबिलिटी को बैलेंस शीट से उठाएंगे, इस अकाउंट में डाल देंगे। सब कुछ इसमें आ गया। अब जो भी एसेट बेची जाएगी किसके थ्रू बेची जाएगी? रियलाइजेशन के थ्रू। जो भी लायबिलिटी पे की जाएगी किसके अकाउंट के थ्रू की जाएगी? रियलाइजेशन के थ्रू। आपको कि सर एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करोगे, इसमें लाने का फायदा क्या है, इसमें लाने से क्या इफेक्ट होगा? आपके पास, पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास आपकी बैलेंस शीट में फर्नीचर है बेटा 10,000 का, ठीक है, उसको अगर आप बेच दो, सेल कर दो, 10,000 का फर्नीचर 10 में ही बेच दो, तो जर्नल एंट्री क्या करोगे फर्नीचर बेचने की? आपके पास एक फर्नीचर है 10,000 का बैलेंस शीट में, और मैं कहता हूं इस फर्नीचर को सेल कर दो आप मार्केट में, 10,000 में कर दो, जर्नल एंट्री क्या करोगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, यानी आपने कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर तब किया जब आपने फर्नीचर डायरेक्टली बेच दिया, बुक से सीधा बेच दिया। लेकिन इस चैप्टर में मैं बात कर रहा हूं बेटा, फर्नीचर को डायरेक्टली नहीं बेचना, जितनी एसेट मार्केट में बिक सकती है इस अकाउंट में आएंगी पहले, और यहां से बेचा जाएगा। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, जो बैलेंस शीट होती है और बैलेंस शीट की एसेट होती हैं जो, उनके बैलेंसेस कौन से होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? एसेट के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं और एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं। अब फर्नीचर को जब आपने बोला बेचना है मार्केट में डायरेक्टली, तो मेरे को एंट्री बताइए आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर मैं आपको बोलूं मार्केट में नहीं बेचना आपको फर्नीचर, उस फर्नीचर को रियलाइजेशन अकाउंट में ले आओ आप लोग। कौन से अकाउंट में ले आओ? रियलाइजेशन अकाउंट में ले आओ, मार्केट में नहीं बेचना अभी, तो क्या एंट्री करोगे फिर? अगर फर्नीचर को एसेट से हटाना है और एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो एसेट को तो क्रेडिट करेंगे ना, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे? टू फर्नीचर, और डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। तो जर्नल एंट्री क्या करूंगा मैं? बुक्स ऑफ अकाउंट से जितनी भी एसेट मार्केट में बेची जा सकती हैं, उन एसेट की एक कंबाइंड एंट्री करूंगा मैं। क्या करूंगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यानी अगर फर्नीचर आ रहा था टू फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स किया, तो एसेट साइड से सारी एसेट उठ के इस डब्बे के अंदर आ गई सारी, ठीक है। अब तुम्हारी बुक्स में कोई एसेट नहीं बची जो मार्केट में बेची जा सकती है, क्योंकि तुमने तो बैलेंस शीट से सारी एसेट को रिमूव कर दिया। टू एसेट्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट से सारी एसेट क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। सारी एसेट इस डब्बे में आ गई। अब क्वेश्चन कहता है कि सर एक एसेट बेची है 30,000 की, ठीक है। अब एसेट बेची है तो बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? बताओ, अगर आप एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? मार्केट में एसेट तो बेचनी है ना हमने, एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा। तो क्या एंट्री करेंगे हम एसेट बेचने की? कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करूं? क्या आपको लगता है टू एसेट अकाउंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एसेट तो ऊपर हो गया क्रेडिट, कितनी बार करोगे क्रेडिट? भाई मेरे पास एसेट में जो एसेट थी वो तो ऊपर क्रेडिट कर दी ना। ऊपर क्रेडिट करने का मतलब एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट से एसेट क्या हो गई? खत्म हो चुकी है। अब अगर मुझे एसेट बेचनी है ना मार्केट में, तो इस अकाउंट के थ्रू ही बिकेगी। तो यानी चाहे आप फर्नीचर बेचो,
चाहे आप बिल्डिंग बेचो, चाहे आप डेटर्स से पैसा रिकवर करो, चाहे आप स्टॉक बेचो, आप कोई भी बिजनेस की एसेट बेचो, एंट्री एक ही रहेगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री रहेगी, यानी सारी एसेट रियलाइजेशन के थ्रू बिकेंगी अब, क्योंकि आपने सारी एसेट को रियलाइजेशन में डाल दिया ना बेटा, है ना। अब लॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा देखो मैं बताता हूं। मान लो ये जो एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करी थी ना, ये 5 लाख की एसेट थी, तो रियलाइजेशन कितने से डेबिट हो गया? 5 लाख। और ये 6 लाख की बेच दी, तो रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट हो गया? रियलाइजेशन 5 लाख से डेबिट हो गया, रियलाइजेशन 6 लाख से क्रेडिट हो गया, तो डेबिट साइड ज्यादा है रियलाइजेशन की या क्रेडिट साइड ज्यादा है? तो कितनी ज्यादा है? 1 लाख प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन का। लेकिन फर्क क्या है, फर्क को समझने की कोशिश करो बेटा। हम बैलेंस शीट से एसेट को डायरेक्टली नहीं बेचेंगे इस चैप्टर में। हम बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट सेल हो सकती है, बार बार वर्ड यूज करता हूं, जो सेल हो सकती है, फिक्टिशियस एसेट सेल नहीं हो सकती। क्या फिक्टिशियस एसेट सेल हो सकती है? एसेट में लॉस दिखा रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिखा रखा है, क्या ये सेल हो सकती है? ना। तो ये रियलाइजेशन में नहीं आएंगे। रियलाइजेशन का मतलब ये है जो एसेट रियलाइज हो सकती है, सेल हो सकती है। जो एसेट कैश सेल हो सकता है, कैश, कैश को क्या सेल करना है? कैसेट बैंक सेल हो सकता है, उसको क्या सेल करना है? जो मार्केट में एसेट सेल हो सकती है वो इसमें आएंगे बेटा। और एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री ये रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी फर्नीचर होगा तो टू फर्नीचर, स्टॉक होगा तो टू स्टॉक, डेटर्स होंगे तो टू डेटर। ठीक है, बैलेंस शीट सारी एसेट चली गई, अब आपके पास कोई एसेट नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि भाई आपने एसेट बेची, तो बेटा जितने में बेची ना उसकी एंट्री एक कर लेना, कैश काउंटर रियलाइजेशन। क्वेश्चन कहेगा स्टॉक बेचा, मैं कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्वेश्चन कहेगा डेटर से पैसा आया, मैं कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्वेश्चन कहेगा डेटर से पैसा अभी आया, फर्नीचर से भी पैसा आया, मैं कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री एक ही रहेगी एसेट बेचने की, चाहे आप स्टॉक बेचो, चाहे फर्नीचर बेचो, चाहे बिल्डिंग बेचो, चाहे डेटर से पैसा रिकवर करो, आप जो मर्जी करो, एसेट को बेचने की एंट्री एक ही रहेगी। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? पक्का? अब ध्यान से सुनना, ये एसेट सारी रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफर होंगी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में एसेट को बेचोगे तो ये एंट्री रहेगी। बट कई बार ऐसा होता है बेटा कि एसेट को कोई पार्टनर ले जाता है। मान लो तुम 3 पार्टनर हो, ए, बी और सी। आपके बिजनेस के अंदर एक एसी था और वो एसी बहुत अच्छा था, तो एक हमारे पार्टनर मिस्टर बी ने बोला कि यार ये एसी तो मैं अपने घर ले जाता हूं, अच्छा एसी है, घर लगा लेंगे। तो क्या आप उसको फ्री में लेके जाने दोगे? नहीं, आप बोलोगे ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है, तो आप 25,000 में लेके चले जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 25,000 देने के लिए तैयार है। लेकिन जनरली क्या होगा बेटा, वो हमारे बिजनेस का पार्टनर है, तो पैसे तो देगा नहीं वो, तो उसकी एडजस्टमेंट किसके थ्रू होनी चाहिए? उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अगर बी पार्टनर लेके जाएगा तो कैश तो आएगा नहीं जनरली, तो फिर क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट किस गया, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, यानी वो पैसे उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये कभी जरूरी नहीं है बेटा कि कोई पार्टनर लेके जाए और वो कभी भी पैसे ना दे। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि हमारा स्टॉक या हमारा फर्नीचर बी लेके चला गया अगेंस्ट कैश पेमेंट, अगेंस्ट कैश पेमेंट, इसका मतलब वो पैसे देके गया है। अगर पार्टनर पैसे देके गया है तो फिर यही एंट्री रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो ये रहेगी कैश टू रियलाइजेशन, और कोई पार्टनर लेके जा रहा है और पैसे नहीं दे रहा तो फिर कैश की जगह कौन डेबिट हो जाएगा बताओ? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस पार्टनर का, जो पार्टनर हमसे एसेट लेके जाएगा। क्लियर है इतना? पक्का? तो एसेट बेचने के लिए तो बेटा ये 2 एंट्रियां होंगी और इस अकाउंट में जाएंगी। लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए भी ऐसे ही 2 एंट्रियां होंगी। लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? मान लो क्रेडिटर्स लिखे हैं बैलेंस शीट में, कौन से बैलेंस होंगे क्रेडिटर्स के? डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट होते हैं। अब लायबिलिटीज को भी यहां ट्रांसफर करना है,
जो लायबिलिटी मार्केट में पे हो सकती हैं वो सारी यहां आएंगी, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, राइट, रिजर्व्स, अगर जिन रिजर्व्स के केस में लायबिलिटी नहीं है वो आगे डिस्कस करूंगा, और पार्टनर का लोन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है वो भी डिस्कस करूंगा। अब बताओ बेटा, प्लीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्रेडिटर को ट्रांसफर करना है, क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, उसको ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिटर को क्या करोगे? तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, आगे इसमें लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को पे करना है तो क्या एंट्री होगी? लायबिलिटी को पे करना है तो पैसा आएगा या जाएगा? टू कैश होगा, तो डेबिट में क्या आएगा? रिलेशन, एक तरफ रिलेशन आएगा ही आएगा। जब भी कोई लायबिलिटी पे करनी है एंट्री एक ही रहेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बस। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब सिस्टम क्या है बेटा, इस अकाउंट को आगे बनाने से पहले सिस्टम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा गया कि भाई सबसे पहले ना आप अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करना। कौन सी लायबिलिटी को पे करोगे आप लोग? पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करना, ठीक है। उसके बाद आप लोग पार्टनर्स का लोन पे करना, उसके बाद आप लोग पार्टनर्स की कैपिटल पे करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर के लोगों का पैसा देना, उसके बाद इंपॉर्टेंट है पार्टनर का लोन पे करना, और उसके बाद कैपिटल का पैसा पे कर सकते हो अगर पैसा बचता है, ठीक है। अगर यहां पे लिखा है मिसिस ए लोन, मिसिस ए लोन मतलब पार्टनर लोन नहीं है, एक ही वाइफ का या एक ही हस्बैंड का लोन है, एक ही वाइफ का लोन है, मिसिस आ गया ना, तो एक ही वाइफ का लोन है, तो एक ही वाइफ का लोन बताओ पार्टनर लोन कहलाएगा या एक्सटर्नल लायबिलिटी में चला जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी में चला जाएगा, तो ये यहां नहीं आएगा, ये ऊपर जाएगा बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी सबसे पहले पे करना पड़ेगा, और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी वो कहां जाएगी? रियलाइजेशन में। यानी मिसिस ए लोन आ गया, इट मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी है, रियलाइजेशन में जाएगी। और अगर पार्टनर लोन है, मान लो ए लोन है, ए हमारा पार्टनर है बिजनेस में और ए लोन दिख रहा है, तो ए का लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ए का लोन दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले हमें क्या पे करना है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। पार्टनर का लोन पे नहीं करना, पहले हमें बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी को पे करना है। पार्टनर का लोन हमारा लोन है, हमारे पार्टनर का लोन है, सेकंड नंबर पे करना है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा पे करना है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कौन सी लायबिलिटी पे होंगी? ओनली एंड ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी पे होगी। पार्टनर का लोन पे नहीं होगा, पार्टनर का लोन दूसरे नंबर पे होगा। इसलिए बेटा पार्टनर के लोन के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास बैलेंस शीट आएगी। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं बता देता हूं आपको। मान लो बेटा ये एक बैलेंस शीट आई आपके पास, इसमें एसेट्स भी हैं आपके पास और लायबिलिटीज भी हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट है, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसी। टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स मतलब बेटा जो मार्केट में बेची जा सकती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, गुडविल भी बेची जा सकती है, नहीं बेची जा सकती? बेची जा सकती है बेटा, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो बिजनेस बेच सकते हैं ना, तो गुडविल बेची जा सकती है। ये दोनों एसेट्स रियलाइजेशन में जाएंगे बेटा, क्योंकि दोनों एसेट बेची जा सकती है। नीचे कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। ये ऐसे एसेट्स हैं बेटा दोनों जिनको बेचने की जरूरत नहीं है,
ऊपर वाली बेची जा सकती है एसेट, इसलिए कहां जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। इन दोनों एसेट को बेचने की जरूरत तो नहीं है, ये तो हार्ड कैश है हमारा, इनके लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा, इनके सेपरेट लेजर बनेंगे बेटा। कैश इन हैंड के लिए कैश इन हैंड अकाउंट, कैसेट बैंक के लिए कैसेट बैंक अकाउंट, इनके सेपरेट अकाउंट बन जाएंगे। उसके बाद कुछ इनटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट आ सकती है, लाइक पीएनएल का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक एग्जांपल लिख लेते हैं बस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस की जगह एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता है। ये ऐसी एसेट है बेटा जो मार्केट में बिक नहीं सकती, ये तो लॉस हो गया ना, तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ टू कैपिटल अकाउंट, इसको ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में बांट देना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये तो बिजनेस के लॉस है, बिजनेस के लॉस मार्केट में बिक नहीं सकते, ये कहां राइट ऑफ हो जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो बैलेंस शीट की एसेट में बस यही होंगी बेटा, टेंजिबल एसेट होंगी, इंटेंजिबल होंगी, कैसेट बैंक कैश इन हैंड होगा या इंटेंजिबल एसेट फिक्टिशियस होंगी। टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों एसेट मार्केट में बिक सकती है, इसलिए कहां ट्रांसफर हो जाएंगी सारी एसेट, वो रियलाइजेशन में। खत्म एसेट, उसके बाद कैसेट कैश इन हैंड कैसेट बैंक बेचने की जरूरत ही नहीं है, इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल देंगे हम। और लास्ट में फिक्टिशियस एसेट होती हैं वो मार्केट में नहीं बिक सकती, इसलिए राइट ऑफ कर देना थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता है, लायबिलिटी के अंदर बेटा कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलो या करंट अकाउंट बोलो, बात एक ही है, इनके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। कैपिटल के लिए तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना। रिजर्व्स हो सकते हैं बेटा, रिजर्व्स दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल रिजर्व्स, एक स्पेसिफिक रिजर्व्स। अगर जनरल रिजर्व्स है वो तो कैपिटल अकाउंट में ले जाओ डायरेक्टली और बांट दो, लेकिन अगर रिजर्व्स में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, रिजर्व्स में जनरल रिजर्व्स नहीं है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स है, ये वर्कमैन को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया गया है, तो नीचे मेरे को देखना पड़ेगा कोई लायबिलिटी तो नहीं है इसके अगेंस्ट में। अगर कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आया है बेटा, तो मैं कैपिटल अकाउंट में थोड़ी ले जाऊंगा सारा पैसा। ठीक है, तो इसको करने के क्या तरीके हैं दोनों बता देता हूं। अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछेगा, यहां वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स दे रखा है, और अगर आपसे क्वेश्चन जर्नल एंट्री पूछेगा तो बेटा जितनी लायबिलिटी होगी ना उतने ही रिजर्व्स आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्री के हिसाब से, और बाकी रिजर्व्स क्या करोगे, बांट दोगे आप कैपिटल अकाउंट में। बट अगर आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाती, आपसे बोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो बस बेटा इतना देख लेना इन रिजर्व्स के केस में कोई लायबिलिटी है क्या। अगर लायबिलिटी है ना तो पूरे रिजर्व्स कहां ले जाओ, रियलाइजेशन में, सीधा सारे रिजर्व्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब रिजर्व्स के बाद क्या होगा, लायबिलिटी होंगी। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स वगैरह आ सकते हैं, वो मार्केट में पे करने हैं नहीं करने, मार्केट में पे करने हैं, तो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे लायबिलिटी, वो रियलाइजेशन अकाउंट में। और एक पार्टनर्स का लोन हो सकता है, पार्टनर का लोन कहां जाएगा, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, पार्टनर का लोन कहां जाएगा, पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। अब आप कहोगे सर पार्टनर का लोन अकाउंट भी रियलाइजेशन में दे दो ना, पैसा तो पार्टनर को देना ही है ना, तो अगर पैसा पार्टनर को देना है चाहे लोन का देना है तो रियलाइजेशन में से दे देंगे, रियलाइजेशन में देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दे देंगे। लेकिन यहां पे रूल क्या था, सबसे पहले कौन सी लायबिलिटी पे होंगी, एक्सटर्नल के बाद पार्टनर का लोन। मिसेज ए का लोन एक्सटर्नल में आ जाएगा, पार्टनर का लोन बेटा पहले नंबर पे पे नहीं करना, दूसरे नंबर पे पे करना है। तो कैसे बाइफरकेट करोगे कि एक्सटर्नल लायबिलिटी पहले पे करनी है, पार्टनर लोन पहले पे करना है, इसलिए पार्टनर का लोन दूसरे नंबर पे पे करना है ना, और कैपिटल अकाउंट तीसरे नंबर पे पे करना है, पार्टनर का लोन दूसरे नंबर पे करना है, दैट्स व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट, और पार्टनर लोन अकाउंट का पैसा तभी देंगे जब हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी पे ऑफ हो जाएगी, क्योंकि उसके नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे पे करना है पार्टनर का लोन, इसलिए पार्टनर के लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। क्लियर हुआ? अब इन चीजों को देखने से हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे वो गिन लेते हैं।
टेंजिबल इंटेंजिबल ये सारी एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट बनेगा बेटा इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता था ना, वहां रिवैल्यूएशन बनता था, इसमें कौन सा अकाउंट बना देंगे? एक। दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे, तो दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा बेटा। तीसरा कैश अकाउंट बनेगा। आप कहोगे सर कैश अकाउंट क्यों बनना है? बेटा पेमेंट कहां से करोगे? अगर कहीं से पेमेंट आएगी तो कैश में ही आएगी, पेमेंट जाएगी तो कैश से जाएगी, तो एक कैश अकाउंट भी बनाना है। 3 अकाउंट तो हो गए, कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये 3 अकाउंट तो हर क्वेश्चन में बनेंगे। और चौथा अकाउंट भी बन सकता है पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर लोन अकाउंट है तो क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं। समझ गए? अच्छा, पार्टनर के वाइफ का लोन है तो उसके लिए अलग से बनेगा या रिलायंस में चला जाएगा? क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। और पार्टनर का लोन है तो फिर बनाना पड़ेगा अलग से। क्लियर है? आराम से, पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन करेंगे और ओनली रियलाइजेशन अकाउंट वाला। आ जाओ बेटे। पेज नंबर 7.57, पेज नंबर 7.57 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ और रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ मेरे साथ। बनाओ फटाफट से, बनाओ अकाउंट। बना लिया? बन गया बेटे रिलेशन अकाउंट। अब क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। सी, डी एंड ई, 3 पार्टनर्स थे बेटा, सी, डी एंड ई। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एसेट में आ जाओ तुम लोग। एसेट में मुझे बताओ कितनी एसेट है जो मार्केट में बेची जा सकती है। देखो ढूंढो कौन कौन सी एसेट है जो मार्केट में सेल हो सकती है। मशीनरी दे रखी है, बताओ सेल हो सकती है। इन्वेस्टमेंट दे रखी है, सेल हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स। स्टॉक और डेटर्स, कैसेट बैंक। कैसेट बैंक क्या सेल करना है? कैसेट बैंक तो हार्ड कैश है, इसके लिए अलग अकाउंट बनाएंगे। बट इस क्वेश्चन में हमें नहीं बनाना। इस क्वेश्चन में हमने कौन सा अकाउंट बना के दिखाना है ओनली। तो पहली 4 एसेट ऐसी हैं बेटा, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और डेटर, जो मार्केट में सेल हो सकती हैं। और इस चैप्टर में हम एक एक एसेट को मार्केट में सेल नहीं करेंगे, सारी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सेल करेंगे। एसेट के बैलेंस कौन से होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं। इन एसेट को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना चाहते हो तो क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? मशीन दे रखी है, 3,20,000 की मशीन दे रखी है, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मशीन के बैलेंस तो डेबिट होते हैं। अगर उसको ट्रांसफर करना है तो मशीन को क्या करोगे? क्रेडिट। तो टू मशीन और डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का। तो जर्नल एंट्री क्या बनेंगी इन चारों की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक और टू
डेटर्स, यही होगी। रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएंगी और बैलेंस शीट से एसेट खत्म हो जाएंगी। तो आप डालो डेबिट में टू मशीनरी टू इन्वेस्टमेंट्स टू स्टॉक टू डेटर्स। $3,20,000 आपस में बात नहीं बेटा बिल्कुल भी। चैप्टर आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है बेटा, आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये चैप्टर अगर ढंग से अच्छे से समझा नहीं गया तो। एसेट में बेटा 4 एसेट थी जो मार्केट में बेच सकते थे, चारों एसेट को हमने रिलायंस में ट्रांसफर कर दिया। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक और टू डेटर्स। जैसे आपने टू मशीन किया तो मशीन को क्रेडिट करने का मतलब बिजनेस से मशीन खत्म, टू स्टॉक मतलब बिजनेस से स्टॉक, बुक्स ऑफ अकाउंट से स्टॉक खत्म, टू डेटर्स का मतलब बैलेंस शीट से डेटर भी खत्म। ये चारों एसेट अब एसेट में नहीं रही, ये रिलायंस अकाउंट में चली गई बेटा। ठीक है, अब इन एसेट का कोई वजूद नहीं है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये सारी एसेट कहां चली गई? रिलायंस अकाउंट में चली गई। ठीक है, लायबिलिटी में बताओ मेरे को क्वेश्चन चेक करके कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जो मार्केट में पे करनी है हमें? क्रेडिटर और है तो सी का लोन भी, लेकिन सी का लोन दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे पार्टनर की पेमेंट को छोड़ के बाहर की पेमेंट आती है, तो जहां बाहर की पेमेंट है वो इसमें आएंगी बेटा। चाहे सी का लोन अकाउंट है चाहे सी का कैपिटल अकाउंट है, वो बाद में पे होगा। ठीक है, तो दो लायबिलिटी बाहर की हैं, कर दो ट्रांसफर। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। बैलेंस शीट से जो चीजें बिक सकती थी वो भी ट्रांसफर कर दी, जो पे करनी है वो भी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब नीचे क्या होगा बेटा? नीचे बस क्वेश्चन यही कहेगा ये एसेट इतने में बेच दी, ये लायबिलिटी पे कर दी। लायबिलिटी पे कर दी तो पैसा जाएगा, एसेट बेच दी तो पैसा आएगा। और हमेशा याद रखना पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या करना है आपको? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू, और अगर लायबिलिटी पे करनी है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू। यानी जब भी एसेट बेचोगे या लायबिलिटी पे करोगे, बस आपको कुछ नहीं देखना बेटा, ये देख लो पैसा आएगा या जाएगा। पैसा आएगा तो डेबिट और पैसा जाएगा तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अपोजिट में रिलेशन आएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन। और कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन। ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये फ्री है बेटा, आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हर एंट्री में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, on the above date the firm was dissolved due to the certain disagreement among the partner। ठीक है जी, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए और इन्होंने डिसाइड कर लिया हम अपनी फर्म को क्या कर रहे हैं अब? बंद। चलो कर दो बंद। पहला पॉइंट, मशीनरी ऑफ ₹3 लाख, मशीनरी ऑफ ₹3 लाख, ध्यान से पढ़ना, वर गिवन टू क्रेडिटर्स। आपने 3 लाख रुपए की जो मशीन थी वो क्रेडिटर को दे दी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, एंड रिमेनिंग मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹10,000। बेटा आपके पास कितने की मशीन थी देखना एक बार? 3 लाख बेस की। 3 लाख की मशीन तो आपने क्रेडिटर को दे दी है ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 3 लाख रुपए की मशीन आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो, क्या पैसा आएगा?
पैसे नहीं आएंगे ना। क्या पैसा जाएगा क्रेडिटर को? नहीं। क्यों? मशीन दे तो दी ना, आपके क्रेडिटर को आपने मशीन दे दी तो मशीन जा रही है, पैसा तो नहीं जा रहा ना। क्या पैसा आ रहा है? ना पैसा आएगा और ना पैसा, तो इसकी कोई एंट्री नहीं। एंट्री तभी होगी जब या पैसा आए या पैसा, एक लायबिलिटी के बदले एक एसेट दे देना, आपस में सेटलमेंट हो जाना। एक एसेट के बदले क्या दे देना? एक लायबिलिटी को एक एसेट दे देना, तो एक एसेट कम हो गई, एक लायबिलिटी कम हो गई, खत्म कहानी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तब कुछ करना है जब या तो पैसा आए या पैसा, लेकिन आगे कह रहा है रिमेनिंग मशीनरी, यानी जो 20,000 की मशीनरी रह गई थी वो 10,000 में बेच दी। अब 20,000 की मशीन 10 में बेच दी, मुझे लॉस प्रॉफिट नहीं देखना, मुझे तो ये देखना पैसा कितना आया, मेरे पास कितना आया पैसा। तो जो पैसा आया उसकी एंट्री करनी है बस। पूरे पॉइंट में, पहले पॉइंट में ओनली 10,000 रुपीज हमें मिले, आप एंट्री कर लो। 10,000 रुपए लेने की एंट्री क्या करोगे बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, क्रेडिट हुआ है ना, तो क्रेडिट में लिखो बेटा आप बाय कैश अकाउंट, अंदर मत लिखना अभी, बाय कैश अकाउंट लिख के छोड़ दो। बेटे बाय कैश अकाउंट, अगर मैं 4 एसेट बेचूंगा अलग अलग तो 4 बार बाय कैश बाय कैश बाय कैश थोड़े लिखूंगा। बाय कैश अकाउंट एक बार लिख दिया ना, अब यहां नीचे डालते जाएंगे। क्या बेचा अभी? ये मशीन, मशीन बेच दी हमने 10,000 रुपए की, यहां लिख दो 10,000 रुपए। अमाउंट के कॉलम में इकट्ठा डाल देंगे बेटा, बार बार थोड़ी डालते जाएंगे। नीचे लिख दो बस मशीन, डेटर बेचेंगे डेटर, स्टॉक बेचेंगे स्टॉक, और सबका टोटल फिर अंदर लिख देंगे। ठीक है, बार बार बाय कैश बाय कैश बाय कैश अच्छे थोड़ी लगेंगे ऐसे काम करते हुए। आ जाओ पॉइंट नंबर 2 देखो, इन्वेस्टमेंट कितने में बेच दी? 290 में। इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेसिंग क्रेडिट में एंट्री आनी चाहिए। यहां लिख दो बेटा इन्वेस्टमेंट्स 2,90,000। स्टॉक 180 में बेच दिया, स्टॉक बेचोगे पैसा आएगा जाएगा? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां लिख दो स्टॉक, एक 80। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? डेटर्स फॉर ₹20,000 प्रूव्ड बैड। कितने डेटर थे बेटा? 1,00,000 में से 20,000 के डेटर प्रूव्ड बैड, मर गए, तो कितना पैसा आ गया होगा? 80 तो आ ही गया होगा ना, फर्म डिसॉल्व हो रही है, 20,000 रुपए प्रूव्ड हो गए कि बैड है, इट मींस 80 आ गए होंगे। लिख लो डेटर्स। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10,000 रुपए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये जो फर्म डिसॉल्व करा रहे हैं, डिसॉल्व करने का खर्चा तो होगा ना, तो बेटा खर्चा होगा, बस मुझे इतना बता दो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा ना, तो पैसा जाएगा तो टू कैश, तो डेबिट में कौन आएगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री है, टू कैश लिखो यहां पे, टू कैश अकाउंट। अब टू कैश अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है बेटा 10,000 रुपए के, अंदर लिख रहे हैं, किसी और चीज का भी पैसा जाएगा तो यही लिख लेंगे ताकि, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े। टू कैश हो गया बेटा, है ना? एक बार देखना क्या सारी एसेट बेच दी? सारी एसेट बेच दी। नीचे देखना ऊपर 4 एसेट थी, चारों बेच दी क्या? बेच दी। लायबिलिटी कितनी थी? क्रेडिटर और बिल पेबल पे कर दिए क्या? क्रेडिटर को तो मशीन दे दी थी, बिल पेबल को पेमेंट करिए नहीं, कहां करिए बिल पेबल को पेमेंट? ठीक है, तो रूल क्या है इस चैप्टर का? पार्टनरशिप एक्ट कहता है बेटा अगर किसी एसेट के बारे में क्वेश्चन ना बोले
कि बेचनी है या नहीं बेचनी है, तो हम मानेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं बेचनी। यानी अगर नीचे डेटर के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता तो हम मान लेते हैं डेटर सारे बैड डेट्स है। अगर क्वेश्चन नीचे स्टॉक के बारे में कुछ नहीं लिखता तो हम मान लेते हैं स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं है। या जनरली क्या मानते हैं हम, बुक वैल्यू पे बेच देते हैं। पहले मानते थे कि कुछ वैल्यू नहीं है, बट जनरली अगर जो बुक वैल्यू वो मान लेनी चाहिए, तो बुक वैल्यू पे बेचना मानेंगे। लेकिन लायबिलिटी कितनी है बेटा, एक बार बताना, जो आपने बेची नहीं है। 2 लाख के डेटर्स है, नहीं सॉरी बिल पेबल है, तो 2 लाख के बिल पेबल है। क्या आपको लगता है क्वेश्चन नहीं कह रहा तो माफ कर दिए होंगे? किसी को आपने बिल साइन करके दे रखा है कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, तो क्या वो आपको माफ कर देगा? नहीं करेगा ना। तो बेटा जो भी एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, अगर क्वेश्चन ना कहे तो आप समझ लेना बुक वैल्यू पे रियलाइज करनी है। आना है तो पैसा बुक वैल्यू पे आना है, और जाना है तो पैसा बुक वैल्यू पे ही पैसा जाना है, बुक वैल्यू पे ही पैसा आना है, ये एज्यूम करके चलेंगे। तो बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बीपी की पेमेंट होगी, कितनी होगी? 2 लाख रुपए। तो बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा तो एंट्री क्या करोगे? जाएगा तो ये देख लो ना, कैश क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? तो कैश, तो डेबिट में कौन आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री बिल पेबल। कितने के थे? 2 लाख के। ये लो जी, 2,10,000 अंदर लिख दो, और इसका टोटल भी बताना क्या आएगा। 5,60,000 टोटल लिख दो। ठीक है जी। जितनी एसेट बेचने से पैसा आया इधर, जितनी लायबिलिटी पे करने से पैसा गया उधर, और एक लायबिलिटी के बदले अगर एक एसेट दे दी तो ना पैसा आया और ना पैसा तो कहीं नहीं आएगा। देख लो कौन सी साइड ज्यादा है। अकाउंट को क्लोज करना है बेटा, तो आप ये देख लो कौन सी साइड ज्यादा है। बताना एक बार, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 8,60,000। 8,60,000 में से ये सारी माइनस करना डेबिट की। डेबिट ज्यादा है तो फिर डेबिट बताओ ना। डेबिट कितना है? हाँ पक्का? 11, 20, 30 लिख लो। 11,30, 11,30,000, 11,30,000। अब बेटा 11,30 में से क्रेडिट माइनस करो ये सारा। 11,30 में से 8 लाख कितना था ये? 60। 8,60 माइनस कर दो। 11,30,000 में से 8,60,000 पे माइनस कर दो। 13 में से 6, 7, 2,70,000। $2,70,000 का लॉस हो गया बाय रियलाइजेशन लॉस। ये अकाउंट बन गया बस। पूरे चैप्टर में ऐसे बनाने हैं रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जैसे आप बनाते हो वैसे बनेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैश अकाउंट जैसे बनाते हो, 11th क्लास में बनाया था, कैश अकाउंट वैसे बनेगा। पैसा आएगा तो कैश के डेबिट में, पैसा जाएगा तो कैश के क्रेडिट। ठीक है,
चैप्टर आसान है, लेकिन बेटा थोड़ा सा अलग टाइप का चैप्टर है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। छोटा चैप्टर है, आसान है, अगर 2 या 3 क्लास में लगातार आ जाते हो तो बेटा ये चैप्टर कभी नहीं भूलोगे आप लोग, हो जाएगा। किसी को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? कर लोगे सारे? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 पे। बनाओ रिलायंस अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का डब्बा बनाओ। बना लिया? हो गया क्या? देखो एसेट में कौन कौन सी एसेट है जो बेची जा सकती है, कितनी है टोटल ये बता दो, 4 या 5? पहली एसेट बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में बैंक है। अब बैंक में तो ऑलरेडी पैसे होते हैं, उसको क्या बेचना है, तो बैंक के लिए तो बैंक अकाउंट अलग से बनेगा, आगे बनाएंगे, छोड़ दो। डेटर्स बेचे जा सकते हैं, बेचने का मतलब पैसा रिकवर होगा। स्टॉक, फर्नीचर, मशीन बेची जा सकती हैं। 4 एसेट ऐसी हैं जो मार्केट में बेची जा सकती हैं। जो एसेट मार्केट में बेची जा सकती हैं वो यही आएंगी बेटा, ठीक है। तो एसेट को रिमूव करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से और रिलायंस में भेजना है, तो एसेट को क्रेडिट करो और रिलायंस अकाउंट को डेबिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर, टू फर्नीचर, टू मशीन, यानी चारों एसेट को क्रेडिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट में डाल दो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है तो डेबिट में डालो चारों एसेट को। तो लायबिलिटी कितनी है जो मार्केट में पे हो सकती है? क्रेडिटर पे करने ही करने पड़ेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये तो रिजर्व है बेटा, है ना। रिजर्व जनरली कहां जाते हैं? रिजर्व्स को मैंने बताया था बेटा, जितने भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं जनरली। एडमिशन में भी पढ़ा था ना, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, अगर किसी रिजर्व्स के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है, अगर किसी रिजर्व्स के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है तो फिर रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, फिर सारे के सारे रिजर्व्स कहां आ जाएंगे? रिलायंस में। एक रिजर्व है बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 2,10,000 के, नीचे देखो टांग तो नहीं टूटी, कोई क्लेम तो नहीं दे रखा वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, नहीं दे रखा, तो ये दोनों रिजर्व्स कहां जाएंगे फिर? कैपिटल अकाउंट में। रिलायंस में कोई काम नहीं इनका, रियलाइजेशन अकाउंट में रिजर्व्स तभी आएंगे जब उन रिजर्व्स के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी हो, ठीक है। इसमें लायबिलिटी नहीं है तो रिलायंस में नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा फिर? क्रेडिटर्स, डाल दो बाय क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिटर्स को डेबिट करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटे। चलो बैलेंस शीट में जो करना था हमने कर लिया। अब नीचे आओ, पहला पॉइंट क्या है, रमेश एक पार्टनर है बेटा हमारे बिजनेस का, टुक 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। कितना होता है बेटा स्टॉक, कितना था हमारे पास, 1,30,000 का 50% 65,000 होता है, 65,000। 65 में से क्वेश्चन कह रहा है, रमेश कह रहा है भाई मैं आधा स्टॉक लेके जाऊंगा लेकिन 10,000 रुपए कम दूंगा, तो आधा स्टॉक तो 65,000 का हो गया, 65 में 10,000 कम देगा तो कितने देगा वो, 55। तो 55,000 का स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं या पार्टनर लेके जा रहा है। अगर बेटा मार्केट में बेचते तो पैसा आता ना, मार्केट में बेचते तो एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कैश तो आएगा नहीं, पार्टनर लेके जा रहा है, तो क्या होगा, रमेश करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट दे रखे हैं ना इनके, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री होगी, रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा नहीं आएगा, उसका करंट अकाउंट डेबिट कर लेना रमेश का, तो लिखो रमेश करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ना, तो क्रेडिट में एंट्री डालो बाय रमेश करंट अकाउंट। स्टॉक लेके जा रहा है बेटा, ब्रैकेट में स्टॉक लिख देना। अगर मार्केट में बेचते तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता, यहां बाय कैश आता, यहां पार्टनर लेके जा रहे हैं तो बाय कैश नहीं लिख सकते, बाय रमेश करंट अकाउंट लिख दो। करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि बुक्स में करंट अकाउंट दे रखे हैं बैलेंस शीट में। दूसरा पॉइंट, फर्नीचर उमेश लेके चला गया, अब उमेश लेके चला गया तो इसके लिए क्या कर देंगे, बाय उमेश करंट अकाउंट लिखो। ₹50,000 में ये फर्नीचर लेके चला गया, तो फर्नीचर लिख दो ब्रैकेट में। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹4,50,000, मशीन वाज सोल्ड, बताओ पैसा आएगा या कोई पार्टनर लेके गया है, तो इसके लिख दो बाय कैश अकाउंट। अब बेटा कैश अकाउंट तो बार बार आ सकता है ना, इसलिए बाय कैश अकाउंट के नीचे लिख दो मशीनरी, किसी और चीज का पैसा आएगा ना वो भी यही लिख लेंगे, फिर बार बार बाय कैश अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4.5 लाख रुपए में बेची है बेटा, मशीन मार्केट में बेचोगे तो पैसा आएगा, मशीन मार्केट में बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन, नहीं टू मशीन नहीं हो सकता, टू क्या होगा, रियलाइजेशन। सारी एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू होंगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को 170 देने थे, पूरा पैसा दे दिया क्रेडिटर्स को। लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन ना भी बोले ना तब भी पैसा देना होता है, ठीक है, तो बताओ क्रेडिट का पैसा दोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, तो कैश तो क्रेडिट होगा, टू कैश, तो डेबिट में कौन आएगा, रियलाइजेशन, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट में डालो टू कैश अकाउंट। इसमें किसका नाम आएगा टू कैश अकाउंट में, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को बेटा 1,70,000 देने हैं, अंदर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि और भी पैसे देने पड़ेंगे तो इकट्ठी एंट्री लिख देंगे, बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट डी पॉइंट में कह रहा है देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, बेटा आपने अपनी बिल्डिंग की कोई रिपेयर कराई होगी,
भाई बिजनेस में काम कराया होगा, बिल्डिंग की रिपेयर कराई होगी 160 की, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब उसका एक्सपेंस आपने बिजनेस में नहीं डाल रखा और लायबिलिटी में दिखा भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। वाज सेटल्ड एंड पेड 140। क्वेश्चन कह रहा है बुक्स में आपने खर्चा दिखाया ही नहीं था, आपने कुछ टाइम पहले रिपेयर कराई थी बिजनेस में, बिल्डिंग की रिपेयर का खर्चा बिजनेस में डाला ही नहीं, और वो हमारे पास आए और आपने को बोला कि भाई आपने रिपेयर कराई थी और रिपेयर का बिल है 160, दे दो 160। आपने बोला 160 नहीं मिलेंगे, बिजनेस ही नहीं कर रहे, अब तो हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, 160 कुछ नहीं मिलेगा, 140 लेने हैं। वो कह रहे ठीक है जो मिले वो ठीक है, 140 दे दो जी। तो बताओ 1,40,000 रुपए उनको देने पड़ेंगे, पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा या आएगा? जाएगा। तो टू कैश डेबिट में कौन आएगा? एक जगह तो ये आएगा ही आएगा, मानेगा नहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यानी डेबिट में एंट्री आएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिपेयर के। कितनी पेमेंट कर रहे थे? 140। बताओ कितनी पेमेंट कर दी टोटल? 3,10,000। यहां पैसा बेटा एक ही चीज का आया था, मशीन का, बस। तो कोई बात नहीं, अंदर लिख दो 4,50,000 अब। नहीं मशीन का नहीं बेटा, एक और आएगा अभी। एक मिनट अभी मत लिखना। इसमें देखो एक क्वेश्चन में रह गया था, स्टॉक आपके पास 1,30,000 का था, 65 का ही तो लेके गया था रमेश भाई, आधा स्टॉक लेके गया था ना। 1,30 का आधा कितना होता है? 65। तो 65 का स्टॉक आपके पास पड़ा है क्या? क्वेश्चन ने बोला उसके बारे में 65 का स्टॉक और क्या हुआ? आधा रमेश लेके गया, आधे स्टॉक का क्या हुआ? कुछ नहीं बोला ना। तो मैंने बताया था अगर किसी एसेट या किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोले तो किस वैल्यू पे मान लेते हैं? बुक वैल्यू पे। तो आधे स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 65। तो कितने में बेचेंगे? 65। तो यहां लिखो स्टॉक 50% स्टॉक 65,000 में बेच दो। अब बताओ कितने पैसे आएंगे? डेटर्स भी हैं, बेचे नहीं क्या डेटर्स? तो वो भी लिखो, फिर सारे लिखो बेटा, बुक वैल्यू में सब कुछ लिखो आप। और भी है क्या? देख लो कुछ, डेटर के अलावा कुछ और है एसेट जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना बोला हो? $2,40,000। डेटर स्टॉक, फर्नीचर लेके चला गया था, मशीन लेके बेच दी थी हमने, स्टॉक हो गया हमारा, डेटर हो गया, बस यही है। तो बताना कितना हो गया? टोटल करना अब इनका। 5, 15, 7, 15, 7, 55, 7,55,000, 7,55,000 आ जाएंगे। आप बताओ कौन सी साइड बड़ी है इसमें, डेबिट या क्रेडिट? देख लो कौन सी साइड बड़ी है। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है इसका? डेबिट का टोटल चेक करो, 2,40, 3,70, 5,70, 6, 15, 18, 10। डेबिट का टोटल आ रहा है 18 लाख। डेबिट साइड बड़ी है बेटा, 18,10,000। और क्रेडिट का माइनस कर दो, क्रेडिट का टोटल कितना है? 7,55 प्लस 50, 8,05,000, 8,60,000, 9,60,
10,30,000 टोटल आ रहा है इसका क्रेडिट का। तो बेटा 18,10,000 में से 10,30,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 7,80,000 लॉस है बेटा। ये डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन लॉस। ये बेटा लॉस या हो या प्रॉफिट हो, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे ओल्ड रेशियो में। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ता था ना, ऐसी ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा ये। ठीक है, इसको आप ओल्ड रेशियो में बांट देना टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड तो क्या है, पार्टनर तो वही है, पार्टनर्स को पीएसएल में बांट देना, यानी हो जाएगा। आसान है या टफ है? इजी है। 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो बेटा एक बार, आप पहले खुद पढ़ के देखो एक बार, शाबाश। करना नहीं है, पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ क्या डाउट है आप लोगों को। बेटा एसेट कितनी है जो बेची जा सकती हैं, बताओगे एक बार? बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बस 3 ही है, और गुडविल। गुडविल भी बेची जा सकती है। तो 4 एसेट है जो बेची जा सकती है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर और गुडविल। ये चारों रिलेशन के डेबिट में डाल देना। डेटर कितने के हैं बेटा? डेटर है 71,400। तो डेटर्स तो रिलेशन के डेबिट में आएंगे, तो उसका प्रोविजन कहां डाल देना? अपोजिट साइड में, क्रेडिट में। ठीक है, नेट वैल्यू कभी मत डालना, क्योंकि डेटर आपके 71,400 के हैं, 67 के नहीं है, 71,400 के हैं। तो डेटर पूरे आएंगे बेटा डेबिट में। अब प्रोविजन माइनस कर रखा है तो आप रिलायंस के क्रेडिट में, अपोजिट साइड में डाल देना। कर लोगे ये पॉइंट? और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नहीं जाएगा, वो तो सीधा कैपिटल में जाएगा। लायबिलिटी कितनी है बताओगे एक बार, जो पे करनी है? सन्ड्री क्रेडिटर तो जाएंगे रिलायंस के क्रेडिट में। मिसिस प्रदीप जाएगा, यस। मिसिस प्रदीप बार की लायबिलिटी हो गई। और रमेश का नहीं, पारेश का नहीं जाएगा, ये पार्टनर लोन है बेटा, लोन अकाउंट अलग बनता है, इसको छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स तभी जाते हैं जब उनके अगेंस्ट में क्या हो? लायबिलिटी। देखना इन्वेस्टमेंट कम वैल्यू पे तो नहीं लेके जा रहा कोई। 30 की इन्वेस्टमेंट 27 में लेके जा रहा है पारेश, तो फिर बेटा लॉस हो रहा है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स कहां जाएंगे फिर? रिलायंस में जाएंगे। तो रिलायंस में कितनी लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी? क्रेडिटर होंगे, मिसिस प्रदीप लोन जाएगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, ये तीनों चीजें रिलायंस के क्रेडिट में ट्रांसफर करनी है। क्लियर है? कर लोगे? लेकिन बैलेंस शीट के ऊपर एक लाइन है, पढ़ना। प्रदीप वाज डिप्यूटेड फॉर टू रियलाइज द एसेट एंड टू पे ऑफ द लायबिलिटी। प्रदीप को बेटा ये काम दिया था, और प्रदीप को इसके लिए 10,000 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा। प्रदीप को 10,000 रुपीज का कमीशन देना पड़ेगा। ही वॉज पेड रुपीज 10,000 एज कमीशन फॉर हिज सर्विसेज। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? अगर हम कहीं बाहर कोई खर्चा करते तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करते, यहां पे तो पार्टनर है तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कर लोगे? पक्का बनाओ। आप इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और मैं भी करूंगा, लेकिन आप मेरा देख के मत करना, आंसर ट्राई करो अपने आप करने की। चाहे गलत कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसका रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप बनाओ, गलत कर दोगे तो बाद में मेरा चेक करके ठीक कर लेना अपना आंसर। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो पढ़ लो बस। डी पॉइंट पढ़ना जरूरी है। क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, वर टू बी पेड यानी क्रेडिटर्स को 2 महीने बाद पे करना था। दे वर पेड इमीडिएटली। अब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो पे करेंगे, अभी 10% डिस्काउंट में पे कर रहे हैं पर एनम।
तो जो 10% डिस्काउंट मिल रहा है वो 1 साल का मिल रहा है, तो 2 महीने पहले पेमेंट करने के तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2 महीने का। कितने हैं क्रेडिटर्स? 1,29,400, उसका 10% मिलेगा, या 10% 2 महीने का मिलेगा? 1,29,400 के क्रेडिटर्स है ना, इसका 10% मिलेगा या 10% के हिसाब से 2 महीने का मिलेगा? 2 महीने का मिलेगा। तो 2/12 करना पड़ेगा डिस्काउंट लेने के लिए, कितना डिस्काउंट मिलेगा? ठीक है, क्योंकि 10% पर एनम था। पर एनम का मतलब 12 महीने पहले पेमेंट करो, तो हमने तो 2 महीने पहले पेमेंट करी है ना, तो 2 महीने का डिस्काउंट देख लेना कितना बेटर है, वो माइनस करके पेमेंट कर देना क्रेडिटर्स की। बनाओ जी रिलेशन अकाउंट। चीटिंग मत करना, अपने आप करना सारा क्वेश्चन पूरा। बेटा अपना क्वेश्चन करो फटाफट से, इधर उधर मत देखो।
हैं? अच्छा, वो पारेस का था क्या? 40 लिख दो। कितना आएगा? 215 कुछ आएगा नहीं? देखना इसका। चालीस को 6 से डिवाइड करोगे 36। राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ करके 57 कर दो। 2157 रुपए माइनस करके 1,29,400 देने थे। 2157 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कितने देने पड़ेंगे? 1,27,243। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला ना? बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लो।
डेटर्स की बुक वैल्यू कितनी थी? 67,400 और एक 10,000 का कमीशन देना है ना प्रदीप को। देखना आंसर आ रहा है क्या? एक बार आप आ जाओ पेज नंबर, बुक्स में आना एक बार। बेटा पेज नंबर 7.8 पे आना एक बार, पेज नंबर 7.8 पे आना। इसके अंदर नीचे लिखा रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अगर टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी, देन इट विल बी एज्यूम्ड इट इज रियलाइज्ड एट इट्स बुक वैल्यू। टेंजिबल एसेट्स को बुक वैल्यू पे लेते हैं। नीचे लिखा है इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन द एसेट इज शोन एज नॉट हैविंग रियलाइज्ड एनी अमाउंट। यानी हम ये मानेंगे कि गुडविल का कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ, तो यहां पे गुडविल हटाओ, गुडविल नहीं आएगी बेटा। ये माना जाएगा कि गुडविल का पैसा नहीं आया हमारे पास, ठीक है। अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर, निकालो। 629,800 आएगा अब इसका। ठीक है, यानी अब आपके ये 2 पॉइंट क्लियर हैं बेटे। बुक वैल्यू पे क्या मानेंगे? टेंजिबल एसेट्स रिकवर हो गई। अगर इनटेंजिबल एसेट होगी तो उसकी रिकवरी 0 मानी जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू नहीं दे रखी, बुक वैल्यू ले लो। दूसरा पॉइंट, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू नहीं दे रखी तो 0 ले लो, राइट।
और दूसरा पॉइंट, डेटर्स की जो बुक वैल्यू होती है बेटा वो ग्रॉस वैल्यू होती है, प्रोविजन को कंसीडर नहीं कर सकते आप लोग। क्या टाइम हो गया? एक और क्वेश्चन हो जाएगा ना हमारा। टाइम देखो बेटा एक बार। नहीं, ये तो दो तो अलग टाइम है, ये तो अपने तरीके से चल रहा है। 8:47। अभी तो आधा घंटा है, 9:30 तक की तो क्लास है ही अपनी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। जल्दी आओ बेटे, जल्दी, फास्ट। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है 22 तो वैसे भी ना के बराबर ही है ये। आ जाओ आ जाओ, छोटा क्वेश्चन है, बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 22, आशीष और कानव दो पार्टनर हैं, रेशियो 3:2 है, एक बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। बैलेंस शीट में कितनी एसेट है जो मार्केट में बिक सकती हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 22 में बैलेंस शीट में कितनी आइटम है? स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट। 5 एसेट ऐसी हैं जो मार्केट में बेची जा सकती हैं। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट। पांचों एसेट रिलेशन के डेबिट में डाल देना। मार्केट में कितनी लायबिलिटी पे करनी है? क्रेडिटर, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसिस आशीष लोन। 3 लायबिलिटी को पे ऑफ करना है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आएंगे या नहीं आएंगे? देख लो इनके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी है क्या? इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएंगे क्योंकि पूरी वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। क्रेडिटर्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर कितने के थे? 42। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 32। तो कोई लॉस थोड़ी हो रहा है ना? तो आप लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो बांट देना ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देख लो, टांग टूटी है कोई? नहीं टूटी, तो ये भी नहीं आएंगे। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, बनाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 22 का। जल्दी करो, फटाफट से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
$7,680 का लेके जाएगा। और बाकी स्टॉक 24,000 का 60%। 14,400 वाला स्टॉक 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे। 14,400 प्लस 1440। $15,840 ये बेटा सोल्ड इन मार्केट। $15,840 $7,680। इन तीनों का टोटल लगा लो। 15, 33, 34, 2 64, 340। ट्रेड कैडर्स तो बेटा इन्वेस्टमेंट को लेके चले गए थे, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। कानों को बेटा अपॉइंट किया था कि भी तुम्हें 12,000 की सैलरी दे देंगे, तो 12,000 की सैलरी का खर्चा डाल दिया और आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस दे देंगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 8,000, तो वो टू कैश अकाउंट में डाल दिया एक्सपेंसेस 8,000। ईपीएफ की लायबिलिटी के लिए कुछ ने कुछ बोला नहीं था, हमने बुक वैल्यू पे कर दी। कोई एसेट तो नहीं ऐसी जिसके बारे में कुछ ने कुछ नहीं बोला हो। स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए थे, प्लांट हो गया था, फर्नीचर आशीष लेके चला गया था, इन्वेस्टमेंट हो गए, सब कुछ हो गया। देखो एक बार
देखो कितना आएगा आंसर। देखना कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो छोटा हो। टोटल ठीक है, एक बार टोटल दोबारा करके देखोगे कहीं टोटल में गलती हुई हो। 1,00,000, 2, 1,11, 1,11, 1,49, 1,56, 3,56, 24, 34, 34 और 9, 43, 83, 2, 93,
295, 325, 334, 340, 395। बेटा लास्ट पॉइंट पढ़ना एक बार, लास्ट पॉइंट एक बार पढ़ना। क्या लिखा है? कानो एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000। भाई ये बंदा एग्री हो गया कि मैं 12,000 की रेम्यूनरेशन लेऊंगा और सारा काम करवा दूंगा। और आगे क्या लिखा है? एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो बियर करेगा, यानी एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं होंगे। हमने उसको ठेका दे दिया, 12,000 में काम कराएगा और रिलेशन एक्सपेंसेस टू बियर करेगा। और आगे कह रहे हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस और रिलेशन 8 हुए, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस तो हमारा खर्चा नहीं हुआ ना। फिर अगर वो बियर करेगा तो उसका खर्चा है, तो अगर हमारा खर्चा ही नहीं है तो हम यहां नहीं डालेंगे बेटा, इसको हटाओ। हमारा खर्चा ओनली एंड ओनली वही है बेटा, बस 12,000। ईपीएफ का आएगा यहाँ पे रिलेशन एक्सपेंसेस 8,000 के नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है रिलेशन एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा? कानो, तो उसका खर्चा है, हमारा नहीं है। ठीक है। और एक पॉइंट और है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे? क्या? और कौन लेके जा रहा था? ट्रेड क्रेडिटर्स लेके जा रहे थे। तो 42,000 के ट्रेड क्रेडिटर्स हमारी 32,000 की इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहे हैं, है ना? कम वैल्यू पे क्यों लेके जा रहे हैं बेटा? क्रेडिटर्स की पेमेंट है 42,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 32,000, तो 42 वाले क्रेडिटर 32 की इन्वेस्टमेंट क्यों लेके जा रहे हैं बताओ? 42,000 के क्रेडिटर्स, मैंने किसी को 42,000 रुपए देने हैं, वो मेरी 32 की इन्वेस्टमेंट में सेटिस्फाई क्यों हो रहे हैं? 10,000 रुपए कम क्यों मांग रहे हैं? वो हो सकता है उनको पैसे कम ही देने होंगे, और हो सकता है 10 से और भी कम देने होंगे। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारी वो कम वैल्यू पे लेके गए होंगे। मेरी 32,000 की इन्वेस्टमेंट और वो 42,000 के क्रेडिटर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा, तभी तो कर रहे हैं। तो यहां पे ये एज्यूम कर लिया गया कि जो इन्वेस्टमेंट लेके गए हैं कम वैल्यू पे लेके गए होंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स यहां आएगा। ठीक है। 4,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने कब बताए थे लॉजिकली आपको, कि जब अगेंस्ट में लायबिलिटी होगी बेटा। लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए डाल दिया गया ताकि इसके अंदर प्रॉफिट है लॉस है मुझे नहीं पता, हमें क्या पता प्रॉफिट है या लॉस है। तो इसके एज्यूम करते हुए यहां रिलेशन का आप वो भी डाल दो, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स डालोगे कहां पे? नीचे डाल दो, नीचे डाल दो बेटे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स 4,000। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ मेंशन नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया, अगर जर्नल एंट्री करनी आएंगी तो रिजर्व्स तभी जाएंगे रिलेशन में जब उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी होगी, और जब कैपिटल अकाउंट सॉरी रिलेशन अकाउंट बनाना आएगा तो रिलेशन पूरे के पूरे इसमें डाल दिए जाते हैं। अब आपको कि सर ये क्या होच पोच हो रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, इसका लॉजिक है बेटा। आप एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट में कौन सी रेशियो में बांटोगे, और इसका कौन सी रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। बटना तो ओल्ड रेशियो में है, पार्टनर्स को ही जाना है। डायरेक्ट बांट दोगे तब भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा और इसमें डाल दोगे तब भी
अल्टीमेटली तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इस चैप्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया बेटा, जब जर्नल एंट्री आएंगी तो आपको उतना ही डालना है जितनी लायबिलिटी है, जब रिलायंस अकाउंट बनाने को आएगा तो पूरा डाल दो। तो तरीके तो दोनों ठीक हो गए ना, रिजर्व यहां डालोगे तब भी ठीक है, और अगर यहां रिजर्व नहीं डालते ना मत डालो, 4000 आंसर कम आ जाएगा। लेकिन बेटा जो कम आएगा वो भी कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में, और रिजर्व भी कहां जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अल्टीमेटली कौन सी रेशियो में बटना है, ओल्ड में। क्या दिक्कत है, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकाउंटिंग में कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि ये 4000 भी ओल्ड रेशियो में बढ़ता है और रिलायंस का प्रॉफिट भी ओल्ड रेशियो में बढ़ता है बेटा। ठीक है, तो जब जर्नल एंट्री कराएंगे तुम्हें तो बताएंगे कि भाई जितनी लायबिलिटी है उतना ही डालो रिलायंस में, जब अकाउंट बनाएंगे तो पूरा डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फाइनल आंसर सेम आएगा बेटा। क्लियर। एक बार आप आना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स पे। हाँ बेटा, हाँ क्लास में निकल जाओ तुम, एक बस पॉइंट ये एक बार मैं दिखा दूं आप लोगों को बेटा, उसके बाद चले जाओ आप। ये देखो पेज नंबर 7.5 पे आना। यहां पे लिखा है बेटा नीचे पॉइंट नंबर ए में, when asset is transferred to the Reliance account, the corresponding provision and reserves existing in the liability side of the balance sheet is also transferred to the Reliance account। यानी अगर उसके अगेंस्ट में कोई एसेट है तो उस रिजर्व्स को भी कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, रिलायंस में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के अगेंस्ट में कौन सी एसेट होती है, इन्वेस्टमेंट। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो रिजर्व्स भी कहां जाएंगे फिर, रिलायंसेशन में। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट था बेटा, ये आपका हो गया। बस अब निकल जाओ तुम लोग। नेक्स्ट क्लास हमारी कब रहेगी, कल मंडे है, मंडे सुबह क्लास होती नहीं आप लोगों की, कब होगी, शाम को। तो शाम को ये चैप्टर तो करवाऊंगा नहीं, तो इवनिंग में बेटा आप लोगों के ऊपर है, आप टेस्ट देना चाहते हो या मेरे से कोई टॉपिक रिवाइज करवाना चाहते हो, है ना। मतलब सारा काम मेरे से करवाना चाहते हो, खुद कुछ नहीं करना चाहते। आप करते रहो सर, हम देखते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। चलो कल इवनिंग में देखेंगे क्या करेंगे। मानो एक बार फोन उतार के लेके आना।